हाय। ये फाइनल चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट चैप्टर था गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, रिसीट और एक्सपेंडिचर, ये दो पार्ट होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन करंट और कैपिटल, बैलेंस्ड सरप्लस और डेफिसिट बजट, क्लासिफिकेशन इन रेवेन्यू एंड कैपिटल, बैलेंस्ड सरप्लस डेफिसिट बजट, ये टाइप्स होते हैं। और गवर्नमेंट यूजुअली डेफिसिट बजट को क्यों प्रेफर करती है एंड मेजर कैसे करेंगे हम डेफिसिट बजट का। फॉर एग्जांपल एक होता है FRBM एक्ट। सो दिस वाज द कंटेंट ऑफ लास्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अभी तक हमने कंट्री देखा तो वो कंट्री क्लोज था। अब हमें बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कुछ एक्सपोर्ट होगा, कुछ इंपोर्ट होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड होगा, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब इसमें करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, और इसमें सरप्लस एंड डेफिसिट, जैसे अक्सर हम बोलते हैं BOP हमारा चाइना के साथ डेफिसिट है, या फिर चाइना का देखा जाए तो यूजुअली सरप्लस में रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, 1991 का जो BOP क्राइसिस था उसका क्या मतलब है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जैसे रुपी का अभी 73 चल रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, ये कैसे डिटरमाइन हुआ, डिटर्मिनेशन कैसे होता है। और मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग जो इंडिया ने प्रेफर किया। इसके साथ ये हम ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो देखते हैं। सी ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। जैसे क्लोजेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया हो सकता है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी है मतलब वो बाहर की इकोनॉमी और कंट्री के साथ एक्सचेंज ऑफ दिस ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओपन इकोनॉमी है मतलब वो इंटरैक्ट कर रही है। एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरैक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल. So far, we had not considered this aspect and just limited to a closed economy in which there are no linkages with the rest of the world in order to simplify our analysis and explain the basic economic mechanism. तो अभी तक जो हमने समझा उसमें ये था कि ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी हमने इसको एक प्रोटोटाइप बनाया, इसको अपना दिस एग्जाम्पल बनाया, और इसके अंदर इस फिक्स्ड डोमेन में हमने अपना स्टडी किया इकोनॉमिक्स का। बट आइडियल केस में ऐसा तो होता नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इकोनॉमीज आपस में इंटरैक्ट करती है, तो ओपन इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी। अब रियलिटी में जो मॉडर्न इकोनॉमीज होती हैं वो ओपन होती हैं। देर आर 3 वेज इन विच दीज लिंकेजेस आर एस्टैब्लिश्ड। तो एक लिंकेज होता है आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। मतलब इकोनॉमीज आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है, एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे। आउटपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट मतलब दिस प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट मार्केट वो इकोनॉमी, एन इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्री। गुड्स और सर्विसेज ट्रेड करेंगे दूसरे कंट्री के साथ। दिस वाइडन्स चॉइस इन द सेंस दैट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। जैसे हम कुछ डोमेस्टिक गुड्स लेते हैं, बट अगर हमें रिबॉक चाहिए या एप्पल के प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम फॉरेन गुड्स भी लेते हैं। हमारे पास चॉइस है, हम डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स दोनों ले सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता है, मोस्ट ऑफन एन इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दिस गिव्स इन्वेस्टर्स द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। जैसे बाहर की बहुत सारी कंपनियां FDI FII इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बाहर की इकोनॉमीज में पैसे लगा रही हैं, तो क्या हुआ, पैसा फाइनेंशियल मार्केट में भी आप क्लोज्ड इकोनॉमी में मतलब अपने घर पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में और फॉरेन इकोनॉमी में पैसे लगा सकते हैं। तो पहला तो गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट हुआ। तीसरा टर्म होता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब वर्कर्स, जैसे US में H1B वीज़ा पे अभी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे। लेबर मार्केट, फर्म्स कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर्स टू चूज वेयर टू वर्क।
बहुत सारा यूएस की कंपनी इंडिया में ऑफशोर कर देती है, आउटसोर्स कर देती है अपना वर्क, बिकॉज इंडिया में उनको चीप लगता है, इकोनॉमिक्स ईजी होती है इंडिया में। और जो वर्कर्स होते हैं वो इंडियंस को हायर करते हैं। मैक्सिमम बीपीओ आईटी सर्विसेज इसमें इंडियंस वर्क करते हैं। देर आर वेरियस इमिग्रेशन लॉज भी आते हैं विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्री, जैसे कि यूएस H1B ला रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इकोनॉमी ओपन है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, पैसे का एक्सचेंज हो रहा है और लेबर का भी एक्सचेंज हो रहा है। दैट मीन्स इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी। ऑल राइट, नाउ movement of goods has traditionally been seen as a substitute for the movement of labor. We focus on the first two linkages. Usually क्या होता है, goods का हम आगे movement कर देते हैं और labor को भी traditionally उसी के अंदर हम substitute कर देते हैं. So we focus on first two linkages, output market और financial market. Thus, an open economy is said to be one that trades with other nation in goods and services and most often also in financial assets. अब ये definition याद हो गया ना? Whenever you are asked what is an open economy, this is an open economy. One that trades with other nations in goods and services and most often financial assets may be. Indians for instance can consume products which are produced around the world. हम consume कर सकते हैं. Some of the products from India are exported to other countries. Made in India product हम बाहर send कर रहे हैं. तो ये example है open economy का. Foreign trade therefore influence Indian aggregate demand in two ways. पहला, when Indians buy foreign goods, this spending escapes as a leakage from the circular flow of economy और इससे decrease होगी aggregate demand. हमने बाहर की कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई फॉरेन गुड खरीदा, तो ये पैसा बाहर जाएगा, ये पैसा बाहर जाएगा, तो जो हमारा डोमेस्टिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, इससे ये पैसा हट गया, मतलब डिक्रीज होगा एग्रीगेट डिमांड। अगर हम फॉरेन गुड्स खरीदते हैं तो हमारा डिक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड, ये पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर गया है। सेकेंड, our exports to foreigner enter as an injection into the circular flow और increase होगा aggregate demand for goods produced within the domestic economy। और तो बाहर का सामान खरीदा, अब बाहर का सामान, बाहर हम सामान बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे पैसे आएंगे, मतलब वो इंजेक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी में, इंजेक्शन हुआ हमारी इकोनॉमी में, दैट मनी एक्सपोर्ट जो किया और वो हमारी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में आया, डोमेस्टिक इकोनॉमी के, और उससे बढ़ेगी इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। तो हम एक्सपोर्ट प्रेफर करते हैं, इंपोर्ट हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इकोनॉमी में कैसे वर्क करता है। अब आगे चल के ये बीओपी का प्लेटफॉर्म अभी हम रेडी कर रहे हैं। ओके, When goods move across national border, money must be used for the transaction. अब यूएस में चलता है डॉलर, इंडिया में चलता है रुपी, तो ट्रांजेक्शन कैसे करें? At the international level, there is no single currency that is issued by a single bank. हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे फेडरल बैंक है, तो ऐसा कैसे करें कि सब जगह एक कुछ एक्सचेंज हो पाए करेंसी का, रुपी का डॉलर में, रुपी का पाउंड में, जैसे रुपी का यूरो में, हाउ? तो इसके लिए हम एक्सचेंज सिस्टम लेके आएंगे। Economic agents will accept a national currency only if they are convinced that the amount of goods that they can buy with a certain amount of that currency will not change frequently. तो तभी डॉलर देखो, डॉलर यूजुअली स्टेबल होता है। इकोनॉमिक एजेंट्स वो एक्सेप्ट नेशनल करेंसी करना प्रेफर करेंगे अगर वो कन्विंस होंगे कि उस करेंसी से जितना अमाउंट ऑफ गुड्स हम बाय कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट करेंसी से, वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे वहां पे। इन अदर वर्ड्स, द करेंसी विल मेंटेन अ स्टेबल परचेजिंग पावर। डॉलर का यूजुअली स्टेबल होता है परचेजिंग पावर, तो हम मतलब वर्ड उस करेंसी को प्रेफर करता है। विदाउट दिस कॉन्फिडेंस अ करेंसी विल नॉट बी यूज्ड एज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, सिंस देयर इज नो इंटरनेशनल अथॉरिटी विद द पावर टू फोर्स द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा कोई फोर्स्ड कर सके, ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, बिकॉज देर इज नो इंटरनेशनल बॉडी, तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो होगा आउट ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, कि हमें भरोसा है कि इस डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो हमसे इसको प्रेफर करते हैं। तभी कभी अक्सर आप देखना, जब
फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी आ रही है, मार्केट में डिस्ट्रेस आ रहा है, जैसे कोविड आया, तो सब लोग सेफ करेंसी ढूंढते हैं, और सेफ करेंसी ढूंढते हैं मतलब वो डॉलर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखना वर्ल्ड में जब भी टर्बिडिटी आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, केओस, वॉर, एनी टाइप ऑफ थिंग, वो डॉलर को पुश करेगी ऊपर, डॉलर मजबूत होगा और दूसरी करेंसी वीक होने लग जाती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस। In the past, government have tried to gain confidence of potential users by announcing national currency will be freely convertible at a fixed price into another asset. तो फ्रीली कन्वर्जन पहले हम अलाउ करते थे। कन्वर्टेबल मतलब आपका रुपये किसी दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीली कन्वर्ट हो जाएगा एक फिक्स्ड प्राइस में दूसरे एसेट में। ऑल्सो जो इशूइंग अथॉरिटी है विल हैव नो कंट्रोल ओवर द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इनटू विच द करेंसी कैन बी कन्वर्टेड। मतलब हमने इसको फ्रीली ओपन छोड़ दिया था। जो अथॉरिटी जैसे आरबीआई है वो उसको कंट्रोल नहीं करेगी उसकी वैल्यू पे। दिस अदर एसेट मोस्ट ऑफन हैज बीन गोल्ड और अदर नेशनल करेंसीज। तो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में हम गोल्ड एक स्टैंडर्ड बना लिया था, गोल्ड के रेफरेंस में हम बाकी करेंसीज को मेजर करते थे, एक एसेट बनाया था, बिकॉज गोल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अदर एसेट मोस्ट ऑफन हैज बीन गोल्ड और अदर नेशनल करेंसीज भी हो सकती थी। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कमिटमेंट दैट हैज अफेक्टेड इट्स क्रेडिबिलिटी, बट इसमें क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे। एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रीली इन अनलिमिटेड अमाउंट एंड द प्राइस एट विच द कन्वर्जन टेक प्लेस। ऐसा नहीं हो पूरा का पूरा एक करेंसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीली कन्वर्ट हो रहा है बिना किसी कैप के। सेकंड किस प्राइस पे हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। कन्वर्जन वन करेंसी का दूसरे करेंसी में कन्वर्टिबिलिटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज बीन सेट अप टू हैंडल दीज इश्यूज और एंश्योर करे स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो फिर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हमने बनाया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आगे प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, आगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो अब जरूरत पड़ी इंटरनेशनल कन्वर्जन ऑफ दिस करेंसी का। विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन गोल्ड सीज टू बी एसेट इनटू विच नेशनल करेंसी कुड बी कन्वर्टेड। अब वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे आपको बहुत बड़ा ह्यूज एक्सचेंज हो रहा है इंडिया एंड यूएस में से ट्रेड में, अब इतना सारा गोल्ड को मूव कराना भी एक बड़ी डिफिकल्टी है। ऑल्दो some national currencies have international acceptability, what is important in transaction between two countries ki currency in which the trade occurs. For example, India wants to buy a good made in America. हमको अमेरिकन मेड कोई गुड चाहिए। शी वुड नीड डॉलर्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, और उसके लिए हमें डॉलर देने पड़ेंगे। इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज $10, तो शी वुड नीड टू नो हाउ मच इट वुड कॉस्ट हर इन द इंडियन रुपी। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है कि वहाँ का $10 इज इक्वल टू 10 रुपी। नो, ये $10 10 रुपये के बराबर नहीं है, एक कन्वर्जन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दैट इज शी विल नीड टू नो द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो मतलब एक कन्वर्टर चाहिए कि अमेरिका का $10 है, जैसे आप मैकबुक एयर आया है, मैकबुक एयर $999 का है ना, मतलब वो 999 रुपये में नहीं मिलेगा इंडिया में, 999 रुपये में नहीं मिलेगा। डॉलर और रुपी डायरेक्टली हम इक्वल नहीं कर सकते। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसीलिए आता है कॉन्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट का, कि जैसे $1 इज इक्वल टू 73 रुपी, तो $999 मल्टीप्लाई बाय 73 अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो उससे फिर ये मैकबुक एयर का कॉस्ट आ जाएगा। बट यूजुअली उसमें टैक्सेशन भी हो जाता है, तो यूजुअली 100 हो जाता है एप्पल प्रोडक्ट का कॉस्ट इंडियन रुपी में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट या सिंपली एक्सचेंज रेट, इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ओपन इकोनॉमी में क्या चाहिए, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। और लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फिर मनी का कन्वर्टिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है और एक कोई सिंगल यूनिट नहीं है। नाउ अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सी बैलेंस ऑफ पेमेंट वो रिकॉर्ड है जिसमें ट्रांजैक्शंस, गुड्स और सर्विसेज का और एसेट्स का, ये सारा दिया हुआ है वहां पे। ट्रांजैक्शन गुड्स का, सर्विसेज का, एसेट्स का बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली अ ईयर। एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स का ट्रांजैक्शन हुआ रेसिडेंट ऑफ टू कंट्री का, इंडिया और से यूएसए, इंडियन पीपल, यूएसए पीपल,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एसेट्स हुआ इंडियन पीपल एंड यूएस पीपल 1 ईयर ऑफ टाइम पे, दैट वुड बी कॉल्ड दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट. Transaction in goods and services and assets between residents of a country with the rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब हमने यहाँ दो कंट्री का एग्जांपल लिया फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जैसे इंडिया और फिर बाकी पूरा वर्ल्ड हो जाएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड. तो इंडिया एंड वर्ल्ड, कंट्री एंड वर्ल्ड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में टिपिकली अ ईयर, ये आता है रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. So there are two main accounts in the BOP, the current account and capital account. So we got the definition of balance of payment. Balance of payment क्या है? Basically एक खाता है जिसमें सारे transactions लिखे हुए हैं गुड्स सर्विसेज एसेट्स के, जो किसी एक कंट्री के रेसिडेंट्स पूरे वर्ल्ड के साथ ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं. करंट अकाउंट, इसमें अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आएंगे. करंट अकाउंट वो रिकॉर्ड है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड ट्रांसफर पेमेंट्स का. करंट अकाउंट है, रिकॉर्ड है, खाता है, ट्रेड जो हुआ, गुड्स सामान, सर्विसेज और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मतलब जैसे कहीं से पैसे आए, रेमिटेंस आया, ये सारी चीज़ें. फिगर 6.1 इलस्ट्रेट करता है द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट. ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. ट्रेड जो हुआ वो उसमें होगा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड. ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम के ट्रांजेक्शन्स. Transfer payment are receipts which are resident of a country get for free without having to provide any goods or services in return, जिसमें गिफ्ट्स, रेमिटेंस और ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें आ सकती है. तो तीन कौन से पार्ट हुए? पहला हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब रेसिडेंट ऑफ कंट्री गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, हमने बाहर के वर्ड से कुछ बुलाया, अपना कुछ सेंड किया, तो ये होगा गुड्स और सर्विसेज फर्स्ट. फिर ये जो दूसरा होगा दैट इज रेमिटेंस एंड ग्रांट्स. तो बेसिकली इसमें करंट अकाउंट्स में क्या हुआ? ट्रेड इन गुड्स जिसमें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आया, ट्रेड इन सर्विसेज आया, फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम और दिस ट्रांसफर पेमेंट भी. तो ये कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के. ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, these two include current account. They could be given by the government or by private citizens living abroad. रेमिटेंस एंड ग्रांट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, गिफ्ट्स, रेमिटेंस एंड ग्रांट्स. तो दिस मेक्स करंट अकाउंट. यहाँ एक और चीज लिखी है, देयर इज अ न्यू क्लासिफिकेशन इन विच द बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 अकाउंट, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. एक नया क्लासिफिकेशन ये भी है. दिस एज पर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो IMF ने बताया है 6th एडिशन ऑफ BOP इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन मैनुअल में. इंडिया ऑल्सो मेड द चेंज बट RBI अभी भी कंटिन्यू करती है टू पब्लिश डेटा अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ बाइंग फॉरेन गुड्स इज एक्सपेंडिचर. बाइंग फॉरेन गुड्स इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम अवर कंट्री एंड इट बिकम्स द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री. हमने बाहर से एप्पल का कोई प्रोडक्ट बुलाया तो ये हमारा खर्चा हुआ और USA के लिए उसकी इनकम हुआ. तो अगर हम बाय कर रहे हैं फॉरेन गुड्स को तो वो एक खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है कंट्री का, और जिस कंट्री से बुला रहे हैं उसके लिए इनकम होता है. दैट इज़ वाई हम सेल्फ रिलायंट इंडिया पे एम्फेसाइज करते हैं, बाय लोकल पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उससे करें, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करें ताकि हमारे एक्सपेंडिचर कम हो. हेंस द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और इंपोर्ट्स डिक्रीजेज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर कंट्री. अगर हम परचेज करते हैं फॉरेन गुड्स और इंपोर्ट्स तो इससे जो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है कंट्री में वो डिक्रीज हो जाती है. सिमिलरली selling of foreign goods or export bring income to our country and adds to the aggregate domestic demand for goods and services in our country. और इसी तरह अगर हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं तो वहाँ से पैसे आएंगे तो वो इनकम हो जाएगा. तो ऐसे ये एक बैलेंस बना रहता है. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में. सी, ये करंट अकाउंट है. तो करंट अकाउंट में एक हुआ ट्रेड इन गुड्स. ट्रेड इन गुड्स में क्या होगा? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों चीज़ होगा. गुड्स मतलब कोई सामान, सर्विसेज मतलब जैसे कंसल्टेंसी हो सकती है, दीज आर सर्विसेज. तो ट्रेड इन सर्विसेज होगा, गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, ये तीन चीज होती है, गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट. सर्विसेज में हो सकता है नेट फैक्टर इनकम. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कंपनसेशन फॉर ऑफ एम्प्लॉयज को जैसे किया, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आया तो वो सर्विसेज के पार्ट में आएगा. नेट नॉन फैक्टर इनकम हो सकता है जैसे आपने कुछ शिपिंग किया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म हुआ, टूरिज्म भी सर्विस होता है. सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारी IT कंपनीज, ये भी सर्विस होती है.
तो ट्रेड इन सर्विसेज में भी नेट फैक्टर और नेट नॉन फैक्टर है। फैक्टर में कंपनसेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ, नॉन फैक्टर में जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड सॉफ्टवेयर। ट्रेड इन सर्विसेज। अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। इसमें गिफ्ट, रेमिटांस और ग्रांट। इंडिया वन ऑफ द नंबर वन कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा रेमिटांस आता है। हमारे इंडियंस जाते हैं इधर अरब कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में, और वहाँ से पैसे भेजते हैं और इससे हमारा रेमिटांस इंक्रीज होता है। तो दिस इज करंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होगा? सी, करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन रिसीट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट। मतलब जितना आया हमने रिसीव किया उससे हमने उतना ही पेमेंट कर दिया बाहर, तो जीरो नलिफाई हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस हो गया। सरप्लस करंट अकाउंट का मतलब है नेशन इज अ लेंडर टू अदर कंट्री, और डेफिसिट करंट अकाउंट का मतलब है नेशन इज बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्री। अगर ज़्यादा पैसे आ रहे हैं हमारे पास सरप्लस, ज़्यादा पैसे जा रहे हैं डेफिसिट, तो करंट अकाउंट सरप्लस क्या होगा? रिसीट, हम ज़्यादा पैसे रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कम कर रहे हैं, दैट इज सरप्लस। बैलेंस कब होगा? जब जितना पेमेंट कर रहे हैं जितना रिसीव कर रहे हैं दोनों बराबर है। डेफिसिट कब होगा? जब जितना रिसीव कर रहे हैं मतलब कम आ रहा है और ज़्यादा जा रहा है, तो दैट इज डेफिसिट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, रिसीट और पेमेंट, रिसीट और पेमेंट मैक्सिमम इक्वल लेस देन, तो उसी के हिसाब से सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ये कंपोनेंट्स हैं। ये बीओपी का ओवरऑल कंपोनेंट था, करंट और कैपिटल। तो इसका पहला पार्ट देखा हमने करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स थे। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के भी दो कंपोनेंट हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस, और एक होता है इनविजिबल। बैलेंस जो है करंट अकाउंट का उसके दो कंपोनेंट हैं, ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? ट्रेड मतलब होता है वैल्यू डिफरेंस जो आया है एक्सपोर्ट में एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम इन बीओटी। क्रेडिट मतलब क्या होता है? जैसे तनख्वाह आती है लास्ट डे में, तो वो क्या होता है? क्रेडिट हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट, तो एक्सपोर्ट मतलब पैसे आए तो वो क्रेडिट होगा। वेर इज इम्पोर्ट जो हुआ वो डेबिट होगा। हमारे पास डेबिट कार्ड मिलता है ना, इसको देने से हमारे बैंक से जब भी हम इसको यूज करते हैं बैंक से पैसे कम हो जाते हैं, तो वो डेबिट कार्ड हुआ। एंटर्ड एज डेबिट आइटम इन बीओटी। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस। तो ये क्या हुआ? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस। दिस इज बैलेंस ऑन ट्रेड, बैलेंस ऑन ट्रेड। ऑलराइट, इसमें क्रेडिट और डेबिट। BOT is said to be in balance when export of goods are equal to the imports of good. Export is equal to import है, तो ये बैलेंस है। सरप्लस है अगर BOT, ट्रेड सरप्लस विल अराइज। अगर BOT सरप्लस है तो हमारा क्या हो रहा है? रिसीट ज़्यादा हो रहा है, पेमेंट कम हो रहा है, तो बैलेंस दिस बढ़ेगा। वेर इज डेफिसिट BOT है तो ट्रेड डेफिसिट विल अराइज इफ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इट एक्सपोर्ट्स। तो आप बताओ चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? चाइना के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हम क्या हो गए? डेफिसिट में आ गए। यूएस के साथ आप बताओ कि क्या केस है, हम ट्रेड सरप्लस में हैं या फिर ट्रेड डेफिसिट में हैं? तो ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ। दूसरा टर्म है नेट इनविजिबल का। इनविजिबल है, ये डिफरेंस है बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल कहने का मतलब है जैसे गुड्स वगैरह थे, इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स एंड दिस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को, ये इनविजिबल्स है। इनविजिबल्स में जैसे कोई सर्विस ऑफर किया आपने आईटी कंपनी ने, कुछ पैसे ट्रांसफर हुए, कुछ फ्लो ऑफ इनकम हुआ दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्री, सो दीज आर इनविजिबल। सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड बोथ फैक्टर नॉन फैक्टर, दोनों इनकम हो जाएगा। फैक्टर इनकम में क्या होगा? नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल। दैट इज वाई ना बुक सिस्टमैटिकली करिए 9, 10th, 11th, 12th, इससे क्या होता है? कंटिन्यूटी बनी होती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, लैंड, कैपिटल। नॉन फैक्टर में क्या आ जाएगा? नेट सेल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये क्या हुआ? दो कंपोनेंट हुए बैलेंस करंट अकाउंट के। एक तो हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फिर हुआ नेट इनविजिबल, इनविजिबल में सर्विसेज आई, सर्विसेज में भी एक हुआ फैक्टर, दूसरा हुआ नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर में वो आता है जिसमें
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, और नॉन फैक्टर में शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज। तो ये पूरा हमने क्या पढ़ा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। अब दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। यहाँ पे अब कुछ एसेट्स बनेंगे। एसेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड। तो हम किसी, जैसे हम पर्सन को भी बोलते हैं ही इज एन एसेट ऑफ माई लाइफ, शी इज एन एसेट ऑफ माई लाइफ, मतलब वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है। विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, फॉर एग्जाम्पल मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड, मतलब सम वेल्थ आ रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट एटसेट्रा। परचेज ऑफ एसेट इज अ डेबिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट। अब अगर कुछ चीज परचेज किया तो आपका अकाउंट से पैसे जाएंगे, तो वो कहाँ पे जाएगा, परचेज ऑफ एसेट इज अ डेबिट आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट, परचेज किया तो। इफ एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी, इट एंटर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज अ डेबिट आइटम। जैसे टाटा ने अभी यूके की कुछ कार खरीदी थी, नाम बताइए, ऑन किया था, लैंड रोवर। इंडियन बाइज यूके कार कंपनी, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज अ डेबिट आइटम आएगा। फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया। ऑन दी अदर हैंड, सेल ऑफ एसेट्स हुआ, जैसे कि सेल ऑफ शेयर इंडियन कंपनी का किसी चाइनीज कस्टमर को किया, तो वो क्रेडिट आइटम में आएगा कैपिटल अकाउंट में। चाइनीज कंपनीज काफ़ी टेक ओवर भी किया इंडियन कंपनीज को, तो वो क्या होगा, क्रेडिट में चला जाएगा, बिकॉज हमने सेल किया तो पैसे आए वहाँ पे, क्रेडिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट। 6.2 क्लासिफाई करता है आइटम्स विच आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये आइटम्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और एक्सटर्नल बोरोविंग एंड असिस्टेंस है। एफडीआई, एफडीआई का मतलब ही क्या है, बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। एफआईआई मतलब हमारे इक्विटी मार्केट में पैसे आ रहे हैं। बोरोविंग लिया है हमने, या फिर असिस्टेंस लिया है, वर्ल्ड बैंक किसी से भी बोरो लिया है, असिस्टेंस लिया है, ये सब आएगा हमारे दिस कैपिटल अकाउंट में। तो कंपोनेंट्स क्या हुए कैपिटल अकाउंट के, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोविंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग, या फिर कुछ भी डायरेक्ट कैपिटल फ्लो। ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फंड्स एंड ऑल में जो आ रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ऑफशोर फंड्स, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो एफडीआई एंड दिस एफआईआई दोनों ये इन्वेस्टमेंट हुए काइंड ऑफ थिंग। अब बोरोविंग में क्या होगा, जैसे हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग लिया, बाहर से पैसा उठाया, शॉर्ट टर्म डेट लिया, ये बोरोविंग में हुआ। एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट एड हुआ, अक्सर हम जैसे मलेशिया को हमने मालदीव्स को एड दिया था, अभी श्रीलंका को एड दिया था, तो वो गवर्नमेंट एड था। इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स भी होते हैं, बट जैसे यूएस हमको एड दिया था जब हमारे यहाँ साइक्लोन्स या फिर अर्थक्वेक हुआ था, तो दैट इज ऑल्सो एड। बोरो, मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स, वर्ल्ड बैंक से लिया, यूरो बैंक से लिया, सो दिस इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोविंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एंड ऑल, गवर्नमेंट एड, दिस एंड ऑल। तो ये हुआ कैपिटल अकाउंट। और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और ये कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अब बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लो, जैसे कि रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड हुआ, या फिर कुछ सेल हुआ एसेट्स का, शेयर्स का, फॉरेन कंपनीज को हमने बेचा तो पैसे आए, दिस इनफ्लो प्लस इक्वल हुआ आउटफ्लो मतलब माइनस, रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स मतलब पैसे बाहर जा रहे हैं, शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज में, तो ये जब दोनों इक्वल होगा तो बैलेंस है। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट होगा जब कैपिटल इनफ्लो ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लो है, प्लस ज्यादा हो रहा है माइनस कम हो रहा है तो सरप्लस। डेफिसिट जब होगा जब कैपिटल इनफ्लो इज लेसर देन कैपिटल आउटफ्लो, तो ये ऐसे बैलेंस ऑन पेमेंट अकाउंट आ जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। एसेंस जो है इंटरनेशनल पेमेंट का वो ये है, जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल हु स्पेंड्स मोर देन हर इनकम मस्ट फाइनेंस द डिफरेंस बाय सेलिंग एसेट्स और बाय बोरोविंग, a country that has a deficit in its current account spending more than it receives from sale to the rest of the world, तो वो फाइनेंस कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। एसेंस क्या है, जैसे हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो हमें अपना जो कैपिटल है से उसको बेचना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं से पैसे लाने पड़ेंगे। कंट्री को भी ऐसे ही करना पड़ता है। जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं
तो डिफरेंस के लिए हमें सेल एसेट्स का करना है या फिर बोरो करना है. कंट्री दैट हैज़ अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट must finance it by selling assets or by borrowing abroad. Thus, any current account deficit must be financed by a capital account surplus, that is the net capital inflow. तो टोटल तो जीरो होगा. अगर आप करंट में डेफिसिट में हो तो आपको कैपिटल में पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये दोनों नलिफाई करके आपको जीरो बनाएंगे. करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, दिस तीन टर्म है, मतलब ये जैसे तीन लाइन होती है ये हमेशा इक्वल होता है. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जीरो, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा. करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा. नाउ in this case in which a country is said to be in balance of payment equilibrium, the current account deficit is financed entirely by international lending without any reserve movement. तो यूजुअली हम बाहर IMF से पैसा लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम पैसे ले लेते हैं, बोरो करते हैं, जहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम रखने के लिए. Alternatively, the country uses its reserves of foreign exchange in order to balance any deficit in its balance of payment. अब हम उधार नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो बचत है उधर से हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से पैसे लेके उसका पेमेंट करेंगे. द रिजर्व बैंक फिर सेल करेगा फॉरेन एक्सचेंज को व्हेन देयर इज अ डेफिसिट. दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व सेल. मतलब आपके पास पैसे आ नहीं रहे हैं, आप अपनी बचत जो है सेविंग्स है उसको सेल करके पैसे जनरेट कर रहे हो. द डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, या फिर सरप्लस, कुछ भी हो सकता है. ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. The basic premise is that the monetary authorities are the ultimate financier of any deficit in the balance of payment or the recipient of any surplus. तो ओवरऑल तो जीरो हो ही जाता है, बट वो कहाँ से कट हुआ है, कहाँ से बोरो करना पड़ा है, ये देखना पड़ता है. और फाइनेंसर कौन होता है? जो हमारा RBI है, फाइनेंशियल अथॉरिटीज जो हैं. We note that official reserve transactions are more relevant under a regime of fixed exchange rate than when exchange rates are floating. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अभी आगे देखेंगे. तो रिजर्व का ट्रांजैक्शन अगर फिक्स्ड होता था ना तो इजी होता था, बट अब जैसे रुपी है ये हर दिन बदलता रहता है, कभी 73, कभी 74, कभी 70, इस तरीके से चेंज होता रहता है. ये आगे पढ़ते हैं अभी अपन. फिलहाल के लिए ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है. सी, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ऑटोनोमस होते हैं जब ट्रांजैक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो गैप है उसके लिए नहीं, किसी और के लिए. मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन द ब्रिज टू गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब कि व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ BOP. BOP का कुछ भी स्टेटस है उससे इंडिपेंडेंट होके जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, दैट आर ऑटोनोमस. वन रीजन कुड बी टू अर्न प्रॉफिट. These items are called above the line items in the BOP. हम कई बार प्रॉफिट के कारण भी ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस BOP क्राइसिस के लिए. वो होता है अबव द लाइन आइटम इन द BOP. द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेट टू बी इन सरप्लस और डेफिसिट अगर ऑटोनोमस रिसीट्स आर ग्रेटर. अगर ऑटोनोमस रिसीट्स ग्रेटर है, सरप्लस लेस है तो डेफिसिट, देन ऑटोनोमस पेमेंट. अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है रिसीट का और पेमेंट का. रिसीट मतलब रिसीव हुआ है ज़्यादा है, पेमेंट किया है कम किया है तो सरप्लस हो जाएगा. रिसीव कम है, पेमेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट हो जाएगा. बट ये जो रिसीव और डेफिसिट है ये बाउंडेशन नहीं है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रिज करने के लिए कर रहे हैं, ये अबव द लाइन है. सो दिस इज ऑटोनोमस. अब ये अकोमोडेटिंग है, बिलो द लाइन है, डिटरमाइंड बाय द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ तो अब इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, मतलब अब करना ही पड़ेगा ये हमें, दिस सेल रिसीट एंड दिस थिंग BOP के लिए. देयर इज अ डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट when they are determined by the net consequences of the autonomous transaction. They are determined by the net consequence of the autonomous transaction. Since the official reserve transactions are made to bridge the gap in the BOP. अब की बार जो BOP का गैप आया है उसको ब्रिज करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं. तो दैट ये अब की बार कहलाएंगे अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन. They are seen as accommodating item in the BOP, all others being autonomous. तो ये होते हैं autonomous जो BOP के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे होते हैं accommodating जो होते हैं BOP के लिए. Accommodating and autonomous transactions. Now this is errors and omissions.
इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली, तो ऑब्वियसली कुछ एरर होगा, कुछ मिस आउट होगा, ओमिशन होगा. Thus we have a third element of BOP apart from the current and capital account, जिसको बोलते हैं errors and omission, जो रिफ्लेक्ट करता है इसको. ये टेबल 6.1 है, प्रोवाइड्स अ सैंपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर इंडिया. इसमें हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बटा कैपिटल अकाउंट सरप्लस दिखा है. ऑब्वियसली हम करंट अकाउंट में डेफिसिट में चलते हैं, अब उसको फुलफिल करने के लिए हमको कुछ बेचना पड़ता है इस टाइप से, तो कैपिटल में हम सरप्लस हो जाते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट में होते हैं, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है इंडिया, तो इससे फिर बीओपी बैलेंस हो जाता है. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इक्वल टू जीरो. बीओपी डेफिसिट है, ओवरऑल बैलेंस लेस देन जीरो है, बैलेंस्ड बीओपी जीरो, सरप्लस में ग्रेटर देन जीरो. रिजर्व चेंज सी, अगर डेफिसिट में आप चल रहे हो तो रिजर्व चेंज ग्रेटर देन जीरो, जीरो रिजर्व चेंज इज लेस देन जीरो. ओके, तो बीओपी का डेफिसिट, बीओपी बैलेंस्ड है, बीओपी सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है. ओके, नाउ 6.1, the balance of payments accounts presented above divide the transaction into two account, current account और capital account में. However, following the new accounting standard जो इंट्रोड्यूस हुआ IMF ने, 6th एडिशन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल, ये नया अभी इशू किया है. RBI इंडिया ऑल्सो मेड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ BOP अकाउंट्स. नए क्लासिफिकेशन में ट्रांजेक्शन्स डिवाइड हुए हैं तीन में, पहले दो था, ओल्ड भी चल रहा है बट तीन भी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो अराइज हो रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब अब प्लेस्ड कर दिए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंट में. आरबीआई पर अभी भी पुराना तरीके से पब्लिश कर रहा है ओल्ड सिस्टम में, देयरफॉर डिटेल ऑफ न्यू सिस्टम्स आर नॉट बीइंग गिवन हियर. डिटेल्स आर गिवन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल ऑफ इंडिया दिस. तो फॉर टाइम बिंग बिकॉज आरबीआई पुराना मेथड ही फॉलो कर रहा है, तो तीन हेड की बजाय हम दो हेड ही कंटिन्यू करेंगे जो शुरू में हमने यहाँ पे देखा. अब सी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया का मिलियन यूएसडी में. एक्सपोर्ट गुड्स का से इतना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, इतना हुआ. देखो इंपोर्ट कितना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस तो आएगा, डिफरेंस आएगा -90. इनविजिबल्स मतलब सर्विसेज एंड ऑल में नॉट फैक्टर, नॉन फैक्टर, इनकम, ट्रांसफर, इसका भी ये पोर्शन रहा अलग अलग हेड में, नॉन फैक्टर सर्विसेज में, इनकम में और ट्रांसफर्स में. तो ये था दिस ओवरऑल. अब कैपिटल अकाउंट में देखें तो टोटल करंट अकाउंट बैलेंस कितना हुआ, -38. सी नोट दिस नंबर, 3 + 4 किया हमने, दिस नंबर इज -38. सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में हमने देखा तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, अगर आपने एक्सटर्नल असिस्टेंस लिया है, कुछ बोरो किया है, लोन किया है, ग्रांट लिया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग लिया है, शॉर्ट टर्म डेट लिया है, बैंकिंग कैपिटल, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, एफडीआई आया है, ये सब कैपिटल में जा रहा है. पोर्टफोलियो, एफपीआई, अदर फ्लो, तो इस तरीके से इसका भी एक हेड आएगा. कुछ चीज़ें होगी जो काउंट नहीं हो पाएंगी, तो वो होगी एरर्स एंड ओमिशन में. बट अगर अपन टोटल देखें 5, 6 और 7 का, 5, 6, 7 क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस, 6 क्या है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, और 7 क्या है, एरर्स एंड ओमिशन. तो 5 + 6 + 7 मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशन, ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और जीरो फाइनल होगा. रिजर्व चेंज इज दिस जीरो. सो दिस इज द थिंग. करंट अकाउंट में हम पॉजिटिव होते हैं, सरप्लस डेफिसिट होते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम सरप्लस में होते हैं, और फिर कुछ एरर्स एंड ओमिशन भी देखें तो जो ओवरऑल बाद में नलिफाई हो जाएगा, तो फाइनली दिस बिकम्स जीरो. ओके, सो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर इंडिया इन मिलियन $. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, the foreign exchange market. All right, so far we have considered the accounting of international transactions on the whole. हमने international transactions on the whole देखा. We will now take up a single transaction. Let us assume that a single Indian resident want to visit London on a vacation. An import of tourist services, वो वहाँ पे vacation में जा रहा है, वहाँ खर्चा करेगा, import हुआ tourist services का. She will have to pay in pounds for her stay there. वहाँ पे उसको रुकने के लिए पाउंड्स में खर्चा होगा. She will need to know where to obtain the pounds and at what price. As mentioned at the beginning of this chapter, this price is known as the exchange rate. The market in which national currencies are traded for one another is known as the foreign exchange rate. जैसे कि आप जैसे यूएस जा रहे हो या फिर अभी जैसे लंदन गए,
तो आपको रुपी को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका एक रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी आप बताओ करंट रेट क्या चल रहा है पाउंड का, और यूरो का भी बताओ। डॉलर तो अराउंड 73 है। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर कमर्शियल बैंक होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जो हमें हेल्प करते हैं क्विकली एक करेंसी को दूसरे करेंसी कन्वर्ट करने के लिए। It is important to note that although participants themselves may have their own trading centers, the market itself is a worldwide. Market connected होता है। There is a close and continuous contact between the trading center and the participant deal in more than one market. Because आप ज़रूरी नहीं हो एक ही trading center से कर रहे हो, आप multiple this market से भी आप deal कर सकते हो। तो this all thing is interconnected. हम अब concept बनाएंगे the foreign exchange market का। See, rate क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है इसको फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं। ये वो प्राइस है ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, एक करेंसी की दूसरे करेंसी में क्या दिस प्राइस है। इट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इनेबल कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो अलग अलग करेंसी आपस में लिंक, हमें पता लग जाता है डॉलर के कंपैरिजन में रुपी क्या है, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर में क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू पे ₹50 फॉर $1, तो एक्सचेंज रेट 50 हो गई। To make it simple, let us consider that India and USA are the only country in the world and so there is only one exchange rate that needs to be determined. अब हम एक simplify करते हैं कि केवल इंडिया है और केवल USA है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सी, डिमांड क्यों आएगी? पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि हमें गुड्स खरीदना है, सर्विसेज चाहिए हमें अदर कंट्री के, दे वॉन्ट टू सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड, दे वॉन्ट टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ सर्टन कंट्री। तो एक डिमांड आती है, डिमांड आती है। हमें यूएस से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना है तो हमें डिमांड आएगी और हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपी ऑफ परचेजिंग अ फॉरेन गुड। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं यूएस में, यूएस में अगर ये जो डॉलर है ये मजबूत हो जाता है, जैसे बीच में 77 पहुँच गया था, तो वहाँ रहने का खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ तो हमें 100 रुपये ही मिल रहे हैं, पर पहले हमें 100 रुपये में इतने डॉलर आते थे। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो डॉलर का हमें कम डॉलर मिलेंगे, तो वहाँ पे एक्सचेंज में कॉस्टली हो जाएगा हमें फॉरेन गुड को परचेज करना, फॉरेन सर्विसेज को लेना, वहाँ की ट्यूशन फी कैसे देंगे। सो दिस रिड्यूसेस डिमांड फॉर इम्पोर्ट। और फिर हम क्या सोचते हैं कि अब चलो इम्पोर्ट नहीं करते, कुछ और चीज़ ले लेते हैं बिकॉज ये बहुत महंगा पड़ रहा है। सो फॉरेन एक्सचेंज फिर डिक्रीज होने लग जाता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा, इधर भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, डिमांड सप्लाई। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा? फॉरेन करेंसी फ्लो होती है इनटू द होम कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, एक्सपोर्ट बाय अ कंट्री लीड्स टू द परचेज ऑफ इट्स डोमेस्टिक गुड। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट आप करते हो कंट्री, उससे उसके जो परचेज डोमेस्टिक गुड्स का है बढ़ेगा। आपने इंडियन बहुत सारा सामान बाहर भेजा तो इंडियन सामान का परचेज बढ़ रहा है, डोमेस्टिक गुड्स का परचेज, खरीदी बढ़ रही है। सर्विसेज बाय द फॉरेनर, फॉरेनर सेंड गिफ्ट्स और मेक ट्रांसफर्स एंड द एसेट्स ऑफ होम करेंसी आर ब्रॉट बाय द फॉरेनर। तो एक्सपोर्ट करने से क्या हो रहा है, फॉरेनर हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या होगा, रिड्यूस होगा फॉरेनर्स का कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर रिड्यूस हुआ तो जो फॉरेनर का कॉस्ट है यूएसडी में वो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस द फॉरेनर्स कॉस्ट वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस में राइज हुआ तो ये रिड्यूस करेगा फॉरेनर्स का कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। मतलब जैसे देखिए, अगर रुपी 70 का है तो एक अमेरिकन $1 से 70 रुपये ले सकता है, 70 रुपये के गुड्स परचेज कर सकता है। अगर यही रुपी 60 हो जाता है तो वो $1 से केवल 60 रुपये का ले पाएगा, इसका पावर कम हुआ। वही अगर एक रुपी $80 हो जाता है तो वो अमेरिकन है, वो $1 से 80 रुपये का सामान खरीद पाएगा। तो फायदा हुआ ना इसको, अगर इनका डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कंट्री पर्पसफुली अपनी करेंसी को कम कर देती है ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाए। दिस इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट एंड हेंस सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज। वेदर इट एक्चुअली इंक्रीज डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे टैरिफ बैरियर आते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग। बट टेक्निकली सिंप्लीफाइड चीज़ में ऐसे होना चाहिए। और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आता है, बट आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए कि अगर ये डाउन हो रहा है
$1 अगर सपोज 90 रुपए का हो गया तो हमारे पास डॉलर, फिर वो ज़्यादा इंडिया, बिकॉज उनको कॉम्पिटिटिव लगेगा, वो ज़्यादा चीज़ें हमसे खरीदेंगे, एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट देखते हैं। सी, different countries have different methods of determining their currency's exchange rate. It can be determined through flexible exchange rate, fixed हो सकती है, और managed floating हो सकती है। फ्लेक्सिबल मतलब आपने ओपन छोड़ दिया है, जैसा मार्केट है वैसा हो रहा है। फिक्स्ड मतलब आपने जो सेंट्रल बैंक है वो उसको गवर्न कर रहा है। मैनेज्ड में मतलब थोड़ा ओपन भी है बट बीच बीच में वो मैनेज भी किया जाएगा। हम इसको प्रेफर करेंगे आगे चल के। फ्लेक्सिबल, this exchange rate is determined by the market force of demand and supply. It is also known as floating. Float हो रही है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपका ये वैल्यू डिटरमाइन होगा। As depicted in figure 6.1, exchange rate is determined when the demand curve intersects with the supply curve. ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगी रुपये और डॉलर की। At the point E on the y-axis, point Q on the x-axis determine करेगा quantity of US dollar that have been demanded and supplied on exchange rate. अब completely flexible system है तो central bank do not intervene in the foreign exchange market. मतलब हमने market force को freely छोड़ दिया है, demand और supply बताएगा कि क्या rate चलेगा रुपये और डॉलर का। Suppose the demand for foreign goods and services increase हुआ, foreign goods हमको ज़्यादा चाहिए, demand बढ़ गया, ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इंडिया कर रहा है। देन एज डिपिक्टेड इन फिगर 6.2, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा अपवर्ड एंड राइट टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व। पहले ये कर्व था, अब अचानक से इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा जाने लग गए यूएस में, तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, तो ये अब ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया, तो नई लाइन डी डी डैश हो गई। ओके, अब इनिशियल एक्सचेंज से ई नॉट इज इक्वल टू 50 था, विच मीन्स हमें 50 रुपये देने पड़ते थे $1 के। अब नया इक्विलिब्रियम होगा तो बिकॉज डिमांड ज़्यादा आ गई डॉलर की, तो नए इक्विलिब्रियम में इवन 70 हो गया। इवन 70 हो गया मतलब अब हमें 70 रुपये देने पड़ेंगे $1 के। सी, सो इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर हैज़ फॉलन एंड वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी इंक्रीज हो गया। तो मतलब डॉलर का जब बहुत डिमांड आ रहा है तो डॉलर महंगा हो जाएगा और रुपी उसके कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। ये प्राइमरी रीज़न है कि जब भी आप देखो कोविड हुआ, ग्लोबल वॉर हुआ, ऑयल सप्लाई टेंशन्स हुए, कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो लोग सोचते हैं कि हम सेफ करेंसी की तरफ मूव करें। सेफ करेंसी होती है गोल्ड में आए या फिर डॉलर में आए। डॉलर मजबूत होने लग जाएगा, डॉलर मजबूत होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो रुपी और जो दूसरे करेंसी होते हैं ना, ये पिटने लग जाते हैं, इनका प्राइस कम हो जाता है। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर हैज फॉलन एंड डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी राइजन। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाई दैट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट बताता है कि फॉरेन करेंसी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया इन कंपैरिजन टू दिस रुपी। तो ये क्या हुआ, हमारे रेस्पेक्ट में डेप्रिशिएशन हुआ डोमेस्टिक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो यहाँ क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। आगे एक वैल्यू भी पढ़ेंगे हम, फिलहाल के लिए डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब है पहले $1 50 रुपए का था, अभी $1 70 रुपए का हो गया, मतलब रुपी वीक हुआ, मतलब रुपी डेप्रिशिएट हुआ। सिमिलरली इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम में प्राइस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुआ तो वो एप्रिशिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर में। So this means that value of rupee relative to dollar has risen. We need to pay fewer rupee in exchange of for $1. तो this is just opposite. यहाँ पे क्या हुआ, appreciate हुआ। पहले 50 रुपए का $1 था, अब 40 रुपए में ही $1 मिल रहा है, मतलब रुपी appreciate हुआ है। अब आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब अनुमान लगाना। मनी इन एनी कंट्री इज एन एसेट। मनी क्या है, एसेट है। इफ इंडियंस बिलीव दैट ब्रिटिश पाउंड इज गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू रिलेटिव टू द रुपी, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है पाउंड बढ़ने वाला है, तो हम सोचते हैं पाउंड को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट ऑल्सो गेट अफेक्टेड जब लोग ऐसे फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपेक्टेशंस के बेसिस में होल्ड करने लग जाए। दे कैन मेक गेन्स फ्रॉम द एप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। लोगों ने ऐसा सोचा कि जैसे टर्बिडिटी आ रही है या फिर डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, डॉलर बढ़ेगा, पाउंड बढ़ेगा, तो हम डॉलर पाउंड खरीद लेते हैं। आज 70 रुपए में खरीदा है, कल 80 में बिक जाएगा। स्पेक्यूलेशन। एक्सपेक्टेशन इन टर्न कैन एक्चुअली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट इन द फॉलोइंग वे, बट इससे क्या होगा, डैमेज आएगा एक्सचेंज रेट में, फ्लक्चुएशंस आएंगे। सी, इफ द करंट एक्सचेंज रेट ₹80 है पाउंड का, तो इन्वेस्टर बिलीव करेंगे पाउंड इज गोइंग टू एप्रिशिएट बाय द एंड ऑफ द मंथ, और वो सोचते हैं कि वो सपोज 85 का हो जाएगा।
तो इन्वेस्टर बोलेगा इफ दे गेव द डीलर ₹80,000 और 1,000 पाउंड खरीद लिए एक महीने के लिए, एक महीने बाद उसको एक्सचेंज करेंगे 85,000 में, तो मंथ में कितना कमाया? 5,000 रुपये। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। दिस एक्सपेक्टेशंस वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर पाउंड। अब सब लोग करने लग जाएंगे बिकॉज यहाँ फायदा हो रहा है, तो पाउंड और बढ़ने लग जाएगा। रूपी पाउंड एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट और मेकिंग दिस बिलीव सेल्फ फुलफिलिंग हो जाएगा। ये सी एक्सपेक्टेशन से क्या होगा? इंक्रीज होगा डिमांड ऑफ पाउंड और रूपी पाउंड एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट, और फिर इस तरीके से दिस कुड वर्क मेकिंग द बिलीव्स सेल्फ फुलफिलिंग। ऑलराइट, रूपी पाउंड एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज वन थिंग। तो ये क्या हुआ? स्पेकुलेशन हुआ। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, इसमें इंटरवेंशन हो जाते हैं, ये होने देते नहीं है, स्पेकुलेशंस पर ऐसे वर्क करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स एंड द एक्सचेंज रेट करते हैं। शॉर्ट रन में अनदर फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट है, वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जैसे एक आपको याद है जब रेसेशन आया था तो यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने इजी लोन देना चालू कर दिया। इजी लोन देना चालू किया तो वहाँ पे आपको से 2% पे इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, 2% पे आपको लोन मिल गया इंटरेस्ट पे। और इंडिया में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो वहाँ पे 8% रिटर्न है, तो दोनों में 6% का फायदा हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पैसा उठाया और इधर इंडियन मार्केट में पंप कर दिया। फिर बाद में यूएस बैंक ने टैपरिंग स्टार्ट किया, रेट्स बढ़ाना चालू किया, तो उन्होंने तुरंत इंडिया से पैसे निकाले और वापस इधर आ गए। तो इससे भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। शॉर्ट रन में फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट बिटवीन कंट्री। देर आर ह्यूज फंड्स ओन्ड बाय बैंक, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वेल्दी इंडिविजुअल्स जो मूव अराउंड होते हैं द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। कहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो वहाँ पैसा लगाए। इफ यू अज्यूम दैट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन कंट्री, अब पे है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इक्वली सेफ बॉन्ड इन कंट्री बी में और वहाँ पे 10% मिल रहा है, 2% का फायदा। तो इन्वेस्टर कंट्री ए से अट्रैक्ट बाय हाई इंटरेस्ट रेट इन बी, करेंसी बी की परचेज करेगा, सेलिंग देयर ओन करेंसी, जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो वहाँ जाएगा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर इन कंट्री बी विल ऑल्सो फाइंड इन्वेस्टिंग इन देयर ओन कंट्री मोर अट्रैक्टिव एंड विल देयरफॉर डिमांड लेस ऑफ कंट्रीज एज करेंसी। अब this means that demand curve for country A's currency will shift to the left and supply curve will shift to the right, और इससे क्या होगा? depreciation of a country A's currency होगा और appreciation होगा countries B की currency का। Let us read it again. See, हमको डिफरेंशियल पता है, डिफरेंशियल दो कंट्रीज के बीच का डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। अब पे 8% ए है, एक कंट्री ए है, वो पे कर रही है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेर इज इक्वली सेफ बॉन्ड इन कंट्री बी में 10% है। ये कंट्री ए है 8 पे, कंट्री बी है 10% पे, 2% का डिफरेंस हुआ। तो जो इन्वेस्टर है कंट्री ए का विल बी अट्रैक्टेड बाय द हायर इंटरेस्ट रेट इन कंट्री बी, बिकॉज कंट्री बी में 10 है तो यहाँ का इन्वेस्टर इधर आना चाहेगा बी में, बाय करेगा करेंसी ऑफ कंट्री बी का और खुद की ए की करेंसी को सेल करेगा बिकॉज वो बी जाना चाहता है, 10% मिल रहा है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर इन कंट्री बी विल ऑल्सो फाइंड इन्वेस्टिंग इन देयर ओन कंट्री मोर अट्रैक्टिव। अब बी को मोटिवेशन ही नहीं है ए में जाने का, यहाँ तो 8 है यहाँ 10 है, तो वो खुद ही की कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। डिमांड लेस ऑफ करेंसी इज करेंसी, तो ए की करेंसी का डिमांड नहीं आ रहा है। दिस मीन्स डिमांड कर्व जो ए का है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा बिकॉज डिमांड नहीं आ रही है। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। डिमांड एक करेंसी कर्व का लेफ्ट होगा और उसका सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट कॉजिंग डेप्रिशिएशन। तो ए का डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये क्या होगा? डेप्रिशिएट होगी। और सिमिलरली डिमांड बी का ज़्यादा होगा, सप्लाई तो उतना का उतना ही है, तो बी क्या होगा? एप्रिशिएट होगा। Thus a rise in the interest rate at home often leads to appreciation of the domestic country, because यहाँ फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है तो लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, डिमांड आएगी, एप्रिशिएट होगा। Implicit assumption is that no restriction exists in buying bond issued by the foreign government. अब अगेन यहाँ पे राइडर्स लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर रही है यहाँ पे, सिंप्लीफाइड वे में कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट। अब इनकम एंड द एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं। सी, व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेज। इनकम बढ़ा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे। स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज, आप ज़्यादा सामान बाहर से बुलाओगे।
व्हेन इम्पोर्ट इंक्रीजेस द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टू राइट। अब जिसका डिमांड बढ़ रहा है तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। देयर इज अ डेप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम अब्रॉड एज वेल, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट विल राइज एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट आउटवर्ड। अब बाहर के देशों में भी इनकम बढ़ा है, बाहर के देशों में भी इनकम बढ़ा है, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट विल राइज, तो हम उनको बाहर ज़्यादा सामान भी बेचेंगे बिकॉज वो भी डिमांड बढ़ाएंगे, तो सप्लाई कर्व है वो भी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ऑन बैलेंस द डोमेस्टिक करेंसी मे और मे नॉट डेप्रिशिएट, तो डिमांड जो हुआ और सप्लाई हुआ ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा करेंसी में। In general, other things remaining equal, a country whose aggregate demand grow faster than the rest of the world normally find its currency depreciating. एक कंट्री ए है, ये डिमांड ज़्यादा मांग रही है, सप्लाई कम कर रही है, तो इसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी बिकॉज उसके इंपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट उतना तेजी से बढ़ नहीं पाएंगे, और जितना डिफरेंस आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो उसका डेप्रिशिएशन हुआ। डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी शिफ्ट फास्टर एट सप्लाई कर्व, तो ये हुआ इनकम एंड द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट लॉन्ग रन में क्या होगा, एक टर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये यूज होता है टू मेक लॉन्ग रन प्रिडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एज लॉन्ग एज देर आर नो बैरियर्स टू ट्रेड लाइक टैरिफ, टैक्स, ट्रेड कुछ भी नहीं है, कोटा भी नहीं है, क्वांटिटेटिव लिमिट भी नहीं है, तो एक्सचेंज रेट शुड इवेंचुअली एडजस्ट सो दैट सेम प्रोडक्ट कॉस्ट द सेम वेदर मेजर्ड इन रुपीज इन इंडिया और डॉलर। तो जैसे हम ये देखते हैं, हम एक बिग बिग मैक बर्गर का भी कॉन्सेप्ट आता है, अगर आसान में देखें तो जैसे यूएस में $999 का एयरबुक आ रहा है, मैक दिस आ रहा है, इंडिया में उसी का प्राइस है 92,000। तो हम क्या करते हैं, पैरिटी एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाने की कोशिश करते हैं और उससे हम करेंसी का देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे, कि एक्चुअल में जो एसेंशियल गुड्स हैं हमारे एक बास्केट है उसके हिसाब से ये जो करेंसी है कितना परचेज कर सकती है इंडिया में और दिस में। तो हम डायरेक्ट एक्सचेंज से नहीं डिटरमाइन करते हैं, बल्कि हम एक गुड्स और सर्विसेज की बास्केट से डिटरमाइन करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये जो पीपीपी है ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि उस रुपी का डॉलर का क्या परचेजिंग पावर है। तभी आप जीडीपी देखना, पीपीपी में अलग फिगर्स आते हैं और डायरेक्ट एक्सचेंज रेट करते हैं इसके अलग फिगर आते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट है ये करेक्ट नहीं होता है। अक्सर हम इंडियंस क्या करते हैं, हम ऑन साइट जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो हम हर चीज़ को ना देखने लग जाते हैं। जैसे वहाँ पे आप कुछ खाना भी खाओगे वो $5 का हो जाता है, $10 का खाना हो जाता है, तो हमको लगता है अरे एक सिंपल मील हमें $10 मतलब 10 × 73 करने लग जाते हैं, ₹730 का हो गया। बट ऐसा डायरेक्ट कन्वर्जन ना एक्चुअल चीज़ नहीं दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाता है, पीपीपी आता है वहाँ पे। ओवर द लॉन्ग रन, अब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सचेंज रेट शुड इवेंचुअली एडजस्ट सो दैट सेम प्रोडक्ट है, कॉस्ट द सेम वेदर मेजर्ड इन रुपी या डॉलर में या फिर येन में, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सेस, तो पीपीपी से कन्वर्ट करेंगे। ओवर द लॉन्ग रन देयरफॉर एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू नेशनल करेंसीज एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन द प्राइस लेवल्स ऑफ द टू कंट्री। तो ये एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल और क्लैरिफाई करेगा, एक शर्ट है वो $8 की है यूएस में और इंडिया में ₹400 की है, तो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट कितना आया, 50 आया। टू सी वाई एट एनी रेट हायर देन 50 से 60 में वो 480 हो जाएगा पर शर्ट इन द यूएस, बट ओनली ₹400 इन इंडिया। अब सी एक्सचेंज रेट अगर से 50 की जगह 60 होता तो इंडिया में तो शर्ट 400 का ही है, बट इट कॉस्ट ₹480 हो जाता यूएस को, बिकॉज ये एक्सचेंज रेट अलग हो गई। इन दैट केस ऑल फॉरेन कस्टमर्स वुड बाय शर्ट्स फ्रॉम इंडिया। सिमिलरली any exchange rate below ₹50 per dollar will send all the shirt business to the US. Next, इसमें क्या हो रहा है कि पहले इन्होंने ₹50 का एक फिक्स्ड डिसाइड कर लिया, ₹50 का एक्सचेंज रेट था, शर्ट का कॉस्ट $8 यूएस में था, 400 इंडिया में था। बट अगर 50 की जगह 60 होता ये है ना, रेट अगर 60 हो जाती, तो दिस 8 × 6 दैट इज 480, 8 × 6 480 यूएस में, बट इंडिया में तो एक्चुअली में वो 400 ही पड़ा। तो यूएस वालों को क्या हुआ, परचेज उनका बढ़ गया, ज़्यादा कीमत आ गई डॉलर की, बिकॉज $1 अब ₹60 के बराबर हो गया है। तो यूएस वाले क्या करेंगे, शर्ट इंडिया से खरीदेंगे बिकॉज सस्ती पड़ रही है उन्हें। सिमिलरली एक्सचेंज रेट बिलो 50 हुआ तो यूएस को फिर इंडिया से खरीदने में फ़ायदा नहीं होगा, सेंड ऑल शर्ट बिजनेस टू द यूएस।
अब वी सपोज दैट प्राइसेस इन इंडिया राइज बाय 20%, प्राइसेस इन यूएस राइज बाय 50%। तो इंडियन शर्ट अब कॉस्ट कर रहा है 480 पर शर्ट और अमेरिकन शर्ट कॉस्ट कर रहा है $12। दीज टू प्राइसेस इक्विवेलेंट हो गई। $12 मस्ट बी वर्थ ₹480, $1 must be equal to ₹40। तो द डॉलर देयरफॉर हैज डेप्रिशिएटेड बिकॉज डॉलर का यहाँ पे दिस परचेजिंग पावर, दिस कॉस्ट कम हो गया है। डॉलर से अब $12 लग रहे हैं एक शर्ट को और इंडिया में 480। $1 मस्ट बी वर्थ ₹480, 40 होना चाहिए बट इनिशियली 50 था, मतलब डॉलर क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। द डॉलर देयरफॉर हैज डेप्रिशिएटेड। तो दिस इज दिस एग्जाम्पल। नाउ अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है। सी, इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट एक पर्टिकुलर लेवल पे। गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड लेवल डिसाइड कर लिया। मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट ई है। However, let us suppose that for some reason Indian government wants to encourage export। हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो हम रुपी को डेप्रिशिएट कर देते हैं या यूपी को कम करते हैं। डेप्रिशिएट मार्केट बेस्ड हुआ, अभी गवर्नमेंट करेगी। तो हमें एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है, फॉर विच इट नीड्स टू मेक रुपी चीपर। रुपी को चीपर करना है फॉर फॉरेनर्स। इट वुड डू सो बाय फिक्सिंग अ हायर एक्सचेंज रेट। तो हम बोल देंगे 70 रुपये का एक डॉलर हो गया है जो प्रेजेंटली 50 का था। दस द न्यू एक्सचेंज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट इवन कितनी हुई, से इवन एक्सचेंज रेट ग्रेटर देन ई हो गई। अब 70 है, पहले 50 था। एट दिस एक्सचेंज रेट द सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगी इंडिया में, डिमांड्स फॉर डॉलर से ज़्यादा। आरबीआई इंटरवीन करेगी टू परचेज द डॉलर फॉर रुपी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ताकि जो एक्स्ट्रा डॉलर आए उसको एब्जॉर्ब कर ले। दिस एक्सेस सप्लाई विच हैज़ बिन मार्क्ड एज ए बी इन द फिगर। ओके, ये एक्सेस जो है इसको आरबीआई ने सप्लाई कर दिया। एक्सेस क्यों हुआ, बिकॉज हमने 70 रुपये का कर दिया है तो ज़्यादा लोग डॉलर इंडिया में आने लग गए और डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम है, तो एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस हुआ वो आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया। थ्रू इंटरवेंशन द गवर्नमेंट कैन मेंटेन एनी एक्सचेंज रेट इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या पावर है, वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रख सकती है इकोनॉमी की, बट इट विल बी अक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज सो लॉन्ग एज दिस इंटरवेंशन गोज ऑन। डॉलर आते ही जाएंगे और आरबीआई का दिस एक्सचेंज बढ़ता ही जाएगा, अक्यूमुलेशन। ऑन दी अदर हैंड, इफ द गवर्नमेंट वॉज टू सेट एन एक्सचेंज रेट एट अ लोअर लेवल, अब 50 की जगह हमने और कम कर दिया, 40 कर दिया, सो देर वुड बी एन एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर, ज़्यादा होगा इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम है। टू मीट दिस एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर, गवर्नमेंट वुड हैव टू विदड्रॉ डॉलर फ्रॉम इट्स पास्ट होल्डिंग। अब गवर्नमेंट को सप्लाई देनी पड़ जाएगी, और सप्लाई कहाँ से आएगी, जो पुराना उसका होल्डिंग है, सेविंग्स है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ब्लैक मार्केट हो जाएगा फॉर डॉलर का मे कम अप। तो इससे गवर्नमेंट एक बाइंड सिचुएशन पे पड़ जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में व्हेन सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट, अब सी, दिस इज नॉट एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन, दिस इज डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। सी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में व्हेन सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज कर रहा है एक्सचेंज रेट को, देयर बाय मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी चीपर। इसमें चाइना का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। डोमेस्टिक करेंसी चीपर हो गई है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ऑन दी अदर हैंड रीवैल्यूएशन वो होता है जब गवर्नमेंट डिक्रीज करती है एक्सचेंज रेट को, मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टलियर। तो डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रांग बना रहे हैं तो रीवैल्यू कर रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी को वीक कर रहे हैं ताकि डीवैल्यू कर रहे हैं। डोमेस्टिक करेंसी अगर स्ट्रांग हो रही है तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, इंपोर्ट में फ़ायदा हो सकता है। डोमेस्टिक करेंसी अगर वीक हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होता है, डॉलर्स ज़्यादा आएंगे इंडिया में। मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टलियर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, एक लेवल फिक्स्ड है और सरकार उस लेवल को बनाए रखी हुई है। अब मेरिट एंड डीमेरिट क्या है, सी, मेन फीचर ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है देयर मस्ट बी क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट के पास क्रेडिबिलिटी होना चाहिए कि जो भी ऊपर नीचे होगा हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एबल टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल स्पेसिफाइड। Often, if there is a deficit in the BOP in a fixed exchange rate system, government will have to intervene to take care of the gap by use of its official reserve। अगर कम हो रहा है तो सरकार को अपने ऑफिशियल रिजर्व से डॉलर सप्लाई करना पड़ेगा। If people know that the amount of reserve is inadequate, they would begin to doubt। अब इससे credibility पे सवाल उठेगा, ability of the government to maintain the fixed rate। This may give rise to speculation of devaluation। फिर speculation और certainty नहीं रहेगी। When this belief translates into aggressive buying of one currency, thereby forcing the government to devalue its currency,
तो इससे स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी भी हो सकता है। अक्सर ये टाइप की सिचुएशन भी देखी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर प्रोन टू दीज काइंड्स ऑफ अटैक। ये विटनेस भी हुआ था बिफोर द कोलैप्स ऑफ दिस ब्रेटन वुड सिस्टम, क्योंकि इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है। एक करेंसी खरीदते जा रहे हैं तो उसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, सप्लाई हो नहीं रहा है, तो सप्लाई होने के लिए आरबीआई को अपने दिस रिजर्व से डॉलर निकालने पड़ जाएंगे। तो ये अटैक हुआ इससे ब्रेटन वुड सिस्टम में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, दे डू नॉट नीड टू मेंटेन। अब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ओपन है मार्केट के लिए, वो गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं करेगी एक फिक्स्ड लेवल को। डू नॉट नीड टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इतना एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली होता है, टेक केयर करता है वो सरप्लस और डेफिसिट इन द बीओपी। तो मार्केट फोर्सेज ही अपने आप दिस करेक्ट करती रहती हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऑल्सो कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस इन कंडक्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी सिंस दे डू नॉट हैव टू इंटरवीन टू मेंटेन एक्सचेंज रेट। ऑटोमेटिकली मार्केट ही अपना ख्याल रख लेता है, सरकार को बीच में इंटरवीन नहीं करना पड़ता है। तो ये हुआ फिक्स्ड, ये हुआ दिस फ्लेक्सिबल। मैनेज्ड क्या होता है? Without any formal international agreement, the world has moved on to what can be best described as managed. तो ये completely एक middle way हो गया। It is a mixture of flexible exchange rate system, float part और fixed rate system, managed part, इन दोनों का mixture हुआ। Under this system, also called dirty floating भी होती है। Central bank intervene करता है to buy and sell foreign currencies in an attempt to moderate exchange rate movement. Central bank उसको थोड़ा moderate करता है whenever they feel कि such actions are appropriate. Official reserve transaction therefore not equal to zero होगा। मैनेज्ड में क्या होता है, एक फिक्स्ड भी नहीं रखा है हमने, बट हमने देखा रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होने लग गया तो आरबीआई इंटरवीन करेगा। रुपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया तो आरबीआई इंटरवीन करेगा। नॉर्मली नहीं करेगा, नॉर्मली वो फ्री चल रहा है, बट सर्टेन केसेस में जब कुछ अनसर्टेनिटी टाइप हो रहा है, एक्सट्रीम केसेस आ रहे हैं, तब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। तो इसको बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, और एक सर्टेन रिजर्व रखेगा आरबीआई अपने पास। अब 6.2 है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा। इसमें अपन एक हिस्ट्री देखते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे हुआ, फिर उसके बाद अपन ने ये चीज़ें कैसे चेंज किया ओवर द टाइम, हमने करंट सिनेरियो में कैसे आए। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सी, इसको हम क्विकली देखते हैं। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, गोल्ड स्टैंडर्ड। सी, 1870 का टाइम था टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तक। इस पीरियड में प्रिवेलिंग सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड का। इपिटोम था, मतलब इपिटमी, दैट इज हॉलमार्क माना जाता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ऑल करेंसीज वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड से आपकी कीमत क्या है। सम वर एक्चुअली मेड ऑफ गोल्ड, कुछ करेंसी एक्चुअल में भी गोल्ड से बनाई जाती थी। ईच पार्टिसिपेंट कंट्री कमिटेड टू गारंटी द फ्री कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इट्स करेंसी इनटू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। हम हर चीज इक्विवेलेंट टू गोल्ड कर देते थे, और उस गोल्ड के कारण, बैकिंग के कारण फ्री कन्वर्टेबिलिटी भी थी एक करेंसी का दूसरे करेंसी में। This mean that residents had at their disposal डोमेस्टिक करेंसी, जिसको फ्रीली कन्वर्टेबल कर सकते हो फिक्स्ड प्राइस में किसी दूसरी करेंसी में। अनदर एसेट गोल्ड एक्सेप्टेबल, जो इंटरनेशनल पेमेंट में है। तो ये तो सही लग रहा था। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर ईच करेंसी टू बिकम कन्वर्टेबल इनटू ऑल अदर एक फिक्स्ड प्राइस में। एक्सचेंज रेट्स वर डिटरमाइंड बाय इट्स वर्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, वेयर द करेंसी वॉज मेड ऑफ गोल्ड इट्स एक्चुअल गोल्ड कंटेंट। तो करेंसी या तो खुद गोल्ड की होगी या फिर गोल्ड के इक्विवेलेंट होगी। 1 यूनिट ऑफ से करेंसी ए वर्थ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 1 करेंसी ऑफ बी 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। बी दुगनी हो गई करेंसी ए से। इकोनॉमिक एजेंट डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में, 2 यूनिट ऑफ करेंसी में, विदाउट हैविंग टू फर्स्ट बाय गोल्ड एंड देन सेल इट। तो ये सिस्टम चल रहा था। रेट्स फ्लक्चुएट होती बिटवीन एन अपर एंड लोअर लिमिट में, दीज लिमिट्स बीइंग सेट बाय द कॉस्ट ऑफ। अब गोल्ड है तो मेल्टिंग, शिपिंग, रिकॉइनिंग बिटवीन द टू करेंसीज। तो एक मतलब फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है। टू मेंटेन द ऑफिशियल पैरिटी ईच कंट्री नीडेड एन एडिक्वेट स्टॉक ऑफ गोल्ड रिजर्व। अब करेंसी को बैक करने का एक गोल्ड रिजर्व आपको रखना पड़ेगा। ऑल कंट्रीज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड हैज स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। अब सवाल उठता है, वुड नॉट अ करेंसी लूज ऑल इट्स स्टॉक ऑफ गोल्ड इफ इट इम्पोर्टेड टू मच। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा जो गोल्ड का स्टॉक है, बिकॉज हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, वो हम लूज करेंगे। हैड अ बीओपी डेफिसिट नहीं हुआ। मर्केंटलिस्ट एक्सप्लेनेशन वाज दैट अनलेस द स्टेट इंटरवीन
थ्रू टैरिफ या कोटा या सब्सिडी स्टेट अगर इंटरवीन नहीं है ऑन एक्सपोर्ट, कंट्री वुड लूज इट्स गोल्ड एंड दैट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडी। डेविड ह्यूम थे, नोटेड फिलोसोफर थे 1752 के। उन्होंने बोला, रिफ्यूट किया इस व्यू को, इफ द स्टॉक ऑफ गोल्ड वेंट डाउन all prices and cost would fall commensurately and no one in the country would be worse off. Also with cheaper goods at home, imports would fall, exports बढ़ेंगे, exports बढ़ जाएंगे, imports fall हो जाएंगे, cheaper goods at home है, is the real exchange rate which will determine competitiveness. अब क्या होगा, करेंसी जो है कंट्री की फ्रॉम विच वी वर इम्पोर्टिंग एंड मेकिंग पेमेंट इन गोल्ड वुड फेस एन इंक्रीज इन प्राइसेस एंड कॉस्ट। सो उनका एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट फॉल होगा और इम्पोर्ट करेंसी का जो होगा वो चीप गुड्स का वुड गो अप। अब इससे क्या होगा, प्राइस जो है स्पेसिफिक फ्लो है प्रीशियस मेटल का, जो दिस स्पेसी इन द 18th सेंचुरी बोलते थे, ये मैकेनिज्म इज नॉर्मली टू इम्प्रूव द बीओपी ऑफ द कंट्री लूजिंग गोल्ड एंड वर्जन दैट ऑफ द कंट्री विद द फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। तो ये क्या कर रहा था, जो गोल्ड लूज कर रहा है उसका बीओपी इंप्रूव हो रहा है और जो गेन कर रहा है गोल्ड उसका लूज हो रहा है, उसका बीओपी वर्जन हो रहा है, अंटिल इक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल बैलेंस ट्रेड में रीएस्टैब्लिश हुआ रिलेटिव प्राइस में, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से बैलेंस आउट हो रहे हैं और कोई फिर फर्दर नेट फ्लो गोल्ड का नहीं होगा। तो मतलब एक काइंड ऑफ फिर से ऑटो करेक्ट लग गया यहाँ पे। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, सेल्फ करेक्टिंग, रिक्वायरिंग नो टैरिफ एंड स्टेट एक्शन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स मेंटेन्ड है बाय एन ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म में। बट इसमें क्राइसिस आएंगे, ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी। Cause the gold standard to break down periodically. World price level at the mercy of gold discovery. कहीं पे बहुत सारे गोल्ड मिल गया, गोल्ड का माइन मिल गया, तो वहाँ पे तो बहुत पैसे आ जाएंगे। This can be explained by looking at crude quantity theory of money (MKPY), जिसके अकॉर्डिंग अगर आउटपुट GNP इंक्रीज हुआ एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर, गोल्ड सप्लाई वुड हैव टू बी इंक्रीज बाय 4% पर ईयर टू कीप प्राइसेस स्टेबल। माइंस इतना गोल्ड प्रोड्यूस कर नहीं सकती हैं, प्राइस लेवल्स फॉल होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लेट 19th सेंचुरी में ऐसा दिखा भी और सोशल अनरेस्ट हो गया। सो सिल्वर सप्लीमेंट करने की कोशिश किया, गोल्ड इंट्रोड्यूसिंग, देन बाय मेटलिज्म आया, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग हेल्प टू इकोनॉमीज ऑन गोल्ड, फिर पेपर करेंसी वॉज नॉट एंटायरली बैक्ड बाय गोल्ड। टिपिकली कंट्रीज 1/4 ऑफ गोल्ड ही किया, बिकॉज गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी है, माइंस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। अनदर वे ऑफ फिर इकोनॉमाइजिंग का आया कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड बना दे हम, काफ़ी कंट्रीज में ये अडॉप्ट हुआ, बट ये सब चीज़ें इतना वर्कआउट नहीं होगी। विच केप्ट देयर मनी एक्सचेंजेबल एट फिक्स्ड प्राइस विद रेस्पेक्ट टू गोल्ड, बट लिटिल या बिना गोल्ड के वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है, एक्चुअल गोल्ड नहीं है। जैसे पेपर गोल्ड अब आ गया है, इंस्टेड ऑफ गोल्ड दे हेल्ड द करेंसी ऑफ सम लार्ज कंट्री जैसे यूएस एंड यूके विच वॉज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। एक्चुअल गोल्ड नहीं है, गोल्ड का दिस रेप्लिका, गोल्ड का रेप्लिका मतलब गोल्ड का रेफरेंस है वहाँ पे। ऑल दीज एंड द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड फिर आया साउथ अफ्रीका में हुआ, तो डिफ्लेशन आ जाएगा 1929। सम इकोनॉमिक हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ बिकॉज शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी मतलब आपके पास एसेट्स हैं बट आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। 14 to 45 तक देयर वाज नो मेंटेन यूनिवर्सल सिस्टम, बट एक ब्रीफ रिटर्न आया गोल्ड स्टैंडर्ड का, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। बट ये जो पूरा पीरियड आया इसमें हमें बहुत सारे बॉटल नेक्स भी देखने को मिले गोल्ड स्टैंडर्ड में। तो अब हम एक नए सिस्टम में आते हैं जिसका नाम है ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होगा 44 में, IMF बनेगा, वर्ल्ड बैंक बनेगा, ये ट्विन्स ऑफ ब्रेटन वुड बोलते हैं, रीएस्टैब्लिश करेगा सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। This was different from the international gold standard in the choice of the asset in which national currency convert हो। पहले क्या था, हर करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट हो रही थी, अब चॉइस है। 2-tier सिस्टम ऑफ कन्वर्टेबिलिटी एस्टैब्लिश होगा सेंटर में, which was the डॉलर। डॉलर स्ट्रॉन्ग है। द US मॉनेटरी अथॉरिटी granted the convertibility of dollar into gold, फिक्स्ड प्राइस 35 पर आउंस ऑफ गोल्ड में किया। अब जो सेकेंड टीयर होगा वो कमिटमेंट है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ईच IMF मेंबर का, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टम में, कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं देयर करेंसी इन डॉलर एट अ फिक्स्ड प्राइस। फर्स्ट ईयर डायरेक्ट डॉलर का 35 पे, सेकेंड दिस करेंसी के थ्रू। द लेटर वॉज कॉल्ड द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। अब फ्रेंच का फ्रैंक है, कुड बी एक्सचेंज फॉर डॉलर, 5 फ्रैंक पर डॉलर में मिलेगा। द डॉलर कुड देन बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट $35 पर आउंस में, which fix the value of the franc at 175 franc per ounce, 35 into 5, 5 franc per dollar times $35 per ounce।
अब क्या हुआ, अ चेंज इन एक्सचेंज रेट वॉज टू बी परमिटेड ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम इन द नेशंस ऑफ बीओपी क्राइसिस विच केम टू मीन अ क्रोनिक डेफिसिट इन द बीओपी ऑफ साइजेबल प्रोपोर्शन। ऐसा इन्होंने एक नया मैकेनिज्म बनाने का कोशिश किया। ये इलेबोरेट सिस्टम आया, कन्वर्टेबिलिटी का नेसेसरी था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व अक्रॉस कंट्री अनइवन था। यूएस में 70% ऑफ ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व है, तो क्रेडिबल गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी अदर करेंसी में रिक्वायर होगा। मैसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड स्टॉक हर किसी के पास है नहीं। इट वॉज बिलीव दैट एग्जिस्टिंग गोल्ड स्टॉक वुड बी इनसफिशियंट टू सस्टेन द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब क्या करें? वन वे टू सेव ऑन गोल्ड देन वॉज अ टू टीयर कन्वर्टेबल सिस्टम। की करेंसी वुड बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और बाकी सारी करेंसी इनटू द की करेंसी। तो हमने एक बीच में बफर लिया है, जैसे फ्रैंक पहले डॉलर में हुआ, डॉलर फिर गोल्ड में हुआ। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिनेरियो में कंट्रीज डिवास्टेशन हुआ, वॉर नीडेड, बहुत सारे पैसे चाहिए थे रिकंस्ट्रक्शन के, इम्पोर्ट वेंट अप, डेफिसिट फाइनेंस होगा बाय ड्राइंग डाउन देयर रिजर्व, डेफिसिट हो रहा है और रिजर्व से सेविंग्स खर्चे कर रहे हैं। At that time, the US dollar was the main component of the currency reserve of the rest of the world. And those reserves had been expanding as a consequence of the US running a continued balance of payment deficit. Other countries were willing to hold those dollars as a reserve asset because they were committed to maintain convertibility between their currency and the dollar. डॉलर अब पॉपुलराइज होने लग गया है, एज अ रिजर्व करेंसी इसको मान रहे हैं। The problem was that if the short run dollar liability of the US continued to increase in relation to its holding of gold, देन बिकॉज यूएस के पास भी गोल्ड अनलिमिटेड तो है नहीं, गोल्ड को वो डॉलर बैक कर रहा है, बट देन द बिलीफ इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएस कमिटमेंट कि डॉलर को गोल्ड में कर पाएगा फिक्स प्राइस में, एक लिमिट के बाद ना वो पॉसिबल नहीं होगा, वो इरोड हो जाएगा। सेंट्रल बैंक वुड दस हैव एन ओवरवेलमिंग इंसेंटिव टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग डॉलर होल्डिंग इनटू गोल्ड, और फिर इससे यूएस जो होगा वो फोर्स्ड अप होगा कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। दिस वॉज द ट्रिफिन डायलेमा आफ्टर रॉबर्ट ट्रिफिन। ये मेन क्रिटिक था ब्रेटन वुड सिस्टम का। ट्रिफिन ने बोला कि आईएमएफ शुड बी टर्न इनटू अ डिपॉजिट बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स और एक नया रिजर्व एसेट बनाए अंडर द कंट्रोल ऑफ आईएमएफ। अब हम इससे भी जो अभी तक था एक नया टीयर बनाया था। पहले क्या था, करेंसी डायरेक्ट गोल्ड में कन्वर्ट हो रही थी। ब्रेटन वुड में करेंसी हुआ यूएस डॉलर, फिर यूएस डॉलर हुआ दिस गोल्ड में। अब नया आएगा 67 में गोल्ड वॉज डिस्प्लेस बाय क्रिएटिंग स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इसको बोला गया पेपर गोल्ड। एसडीआर जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट आईएमएफ पेपर गोल्ड विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। ओरिजिनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो 35 एसडीआर इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड हुआ, द डॉलर गोल्ड रेट ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम। तो हमने दिस को गोल्ड की जगह अब एसडीआर ले आए, बिकॉज गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी है। इसको बहुत बार रीडिफाइन किया 74 तक। एट प्रेजेंट इट इज कैलकुलेटेड डेली, अब डेली कैलकुलेट होता है, और अब ये वेटेड सम हो गया है वैल्यूज इन डॉलर ऑफ 4 करेंसी, यूरो, डॉलर, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग of the 5 country France, Germany, Japan, UK and US. It derives its strength from the IMF member being willing to use it a reserve currency and use it as a means of payment between central bank and exchange. तो अब नया क्या हो गया, गोल्ड को भी हटा दिया और अब आ गया दे एसडीआर। एसडीआर को बोल दिया पेपर गोल्ड, और जो वेटेड सम ऑफ वैल्यू डॉलर का था 4 करेंसी में, यूरो, डॉलर, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। ओरिजिनल जो इंस्टॉलमेंट है एसडीआर का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर कंट्रीज में, जो उनका कोटा है फंड में। एसडीआर के कोटा होते हैं। कोटा वाज ब्रॉडली रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, किसका कितना कोटा है वो डिटरमाइन होगा उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, वैल्यू ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये एक्सचेंज रेट सिस्टम एवॉल्व हुआ। पहले हर करेंसी डॉलर के इक्विवेलेंट थी कन्वर्टेबल, फिर डॉलर को हटा के हमने, नहीं, पहले हर करेंसी इक्विवेलेंट थी गोल्ड के इक्वल डायरेक्टली कन्वर्टेबल, फिर हमने एक बफर लाया यूएस डॉलर, फिर गोल्ड, फिर हमने गोल्ड को भी हटाया और अब हमने एसडीआर लाया और वेटेड करेंसी हो गई इन 4 करेंसी की एसडीआर में, पेपर गोल्ड। ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम प्रीसीड हुआ मैनी सच इवेंट्स। डिवैल्यूएशन हुआ 67 में, फिर फ्लाइट फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड 1968 में, ओके। देन उसके बाद क्या हुआ, 35 टू टीयर गोल्ड मार्केट, डॉलर 35 पर आउंस में हुआ। प्राइवेट रेट मार्केट डिटरमाइन करना, इसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा। 71 हुआ, ब्रिटिश ने डिमांड किया यूएस गारंटी द गोल्ड वैल्यू ऑफ डॉलर होल्डिंग। दिस लेड टू यूएस डिसीजन टू गिव अप द लिंक बिटवीन डॉलर एंड गोल्ड।
यूएस ने अनाउंस किया इट वुड नो लॉन्गर बी विलिंग टू कन्वर्ट डॉलर टू गोल्ड एट $35 पर आउंस, जो पहले डिसाइड हुआ था, यूएस ने मना किया। फिर आया दिस स्मिथसोनियन एग्रीमेंट 71 में, इसने वाइडन किया परमिसिबल बैंड ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट 2.5% अबव और बिलो द न्यू सेंट्रल रेट पे, एक ब्रॉड पैरा डिस्क्राइब कर दिया आप, जिससे रिड्यूस हो जाए प्रेशर ऑन डेफिसिट कंट्री में, बिकॉज यूएसए कंटिन्यूसली डेफिसिट में चल रहा था। ये 14 महीने लास्ट हुआ। डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी जो यूके ने लेड किया, फिर स्विट्जरलैंड आया, जापान आया, इन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया 70s में। 76 में आईएमएफ का आर्टिकल अलाउड कंट्री टू चूज वेदर टू फ्लोट देयर करेंसी और टू पेग, मतलब सिंगल करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसी या एसडीआर। फ्लोट देयर करेंसी और टू पेग देम, एक करेंसी पे, बास्केट ऑफ करेंसी पे या एसडीआर में। There are no rules governing pegged rate and no de facto supervision of floating rate exchange rates। तो इस तरीके से आगे फिर और बढ़ गया ये। तो अभी क्या हो रहा है, दिस एक्सचेंज रेट इवॉल्व हो रहा है। अभी अब करंट सिनेरियो क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी कंट्रीज करंटली हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्रिएशन ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन 1999 में इन्वॉल्व हुआ, परमानेंटली फिक्स करेगा एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉमन करेंसी। इन्होंने अपनी एक नई कॉमन करेंसी बनाई जिसका नाम है यूरो। मैनेजमेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 2002 में एक्चुअल नोट्स एंड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। 12 ऑफ 25 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ने दिस नई यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, बट अब ब्रेग्जिट भी हो रहा है। सम कंट्रीज पैक देयर करेंसीज टू द फ्रेंच फ्रैंक। मोस्ट ऑफ दीज फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज थी, बिकॉज यहाँ पे क्या था, आप अपना पैग कर सकते हो किसी करेंसी में, बास्केट ऑफ करेंसी में या एसडीआर में। तो जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज थी उन्होंने फ्रैंक में रख लिया। अफ्रीका में बहुत हैं। कुछ ने वेट रिफ्लेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ देयर ट्रेड के हिसाब से किया। स्मॉलर कंट्री ने डिसाइड किया कि फिक्स करेंगे एक्सचेंज रेट रिलेटिव टू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर जो है, जैसे अर्जेंटीना फॉर एग्जांपल अडॉप्टेड द करेंसी बोर्ड सिस्टम इन 1991। अब इस एक्सचेंज रेट में लोकल करेंसी एंड द डॉलर वाज फिक्स्ड बाय लॉ। सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक हेल्ड इनफ फॉरेन करेंसी टू बैक ऑल द डोमेस्टिक करेंसी एंड रिजर्व इट हैज इशूड। इस अरेंजमेंट में करेंसी कैन नॉट एक्सपैंड द मनी सप्लाई एट विल। इफ देर इज अ डोमेस्टिक बैंकिंग क्राइसिस, जब अंदर के जो डोमेस्टिक बैंक फेल हो रहे हैं, बैंक नीड्स टू बोरो डोमेस्टिक करेंसी, सेंट्रल बैंक कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये क्राइसिस हुआ तो अर्जेंटीना ने इसको भी अबैंडन कर दिया और फिर फ्लोट हो गए। धीरे धीरे सब फ्लोट पे आएंगे। अनदर अरेंजमेंट हुआ इक्वेडर 2000 में, डॉलराइजेशन हुआ, अबैंडन किया डोमेस्टिक करेंसी, अडॉप्ट किया यूएस डॉलर, अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। सारा अब यूएस डॉलर में देने लग गए। लोकल करेंसी नो लॉन्गर यूज्ड इन ट्रांजैक्शन, बट इससे अनसर्टेनिटी एंड रिस्क आ गई। इक्वेडर हैज गिवन द कंट्रोल ओवर इट्स मनी सप्लाई टू सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, रिजर्व, फेडरल रिजर्व। ये करेक्ट नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द यूएस में। ऑन दी होल इंटरनेशनल सिस्टम इज नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल ऑफ रिजीम। अब कोई एक फिक्स नहीं है, मल्टीपल रिजीम है एक्सचेंज रेट का। मोस्ट एक्सचेंज रेट स्लाइटली होती है डे टू डे बेसिस में। मार्केट फोर्सेस जनरली डिटरमाइन करती है बेसिक ट्रेंड को। दोज एडवोकेटिंग ग्रेटर फिक्सिटी इन एक्सचेंज रेट जनरली प्रपोज करते हैं सर्टेन रेंज विद इन विच गवर्नमेंट शुड कीप रेट्स रादर देन लेटरली फिक्स देम। तो अब क्या हो गया, एक रेंज डिसाइड कर लो, जैसे मैनेज्ड हुआ, इसके अंदर होना चाहिए रादर देन पिन पॉइंट एक्यूरेसी की इतना रेट रखेंगे हम। देर इज अ फ्री मार्केट इन गोल्ड इन विच प्राइस ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जूलर, इंडस्ट्रियल यूजर, डेंटिस्ट, स्पेक्यूलेटर्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट अभी कम कर रहा है, चल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। ये रिजीम अलग अलग रिजीम है, अलग जगह पे। तो अब हम समरी देखते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओपननेस इन प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट अलाउ करता है चॉइस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। आपके पास चॉइस है बिकॉज मार्केट ओपन है डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स का। बीओपी क्या होता है, रिकॉर्ड है कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज, ट्रेड, सर्विस, नेट ट्रांसफर जो हमने रिसीव किए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल होता है कैपिटल फ्लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस पेमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस होता है नेट कैपिटल फ्लो से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज टोटल तो जीरो करना है। अगर यहाँ पे हम डेफिसिट में है, करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो कैपिटल में सरप्लस हो जाते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट होती है रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स।
रिलेटिव प्राइस क्या है? इट इज इक्वल टू द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टाइम्स द फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय द डोमेस्टिक प्राइस लेवल। नीर एंड रीर आगे बाद में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम। रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड। रियल में ये इक्वल है नॉमिनल एक्सचेंज रेट टाइम्स द फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल। ये मेजर करती है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में। रियल एक्सचेंज रेट इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों का परचेजिंग पावर पैरिटी आ गया है, बराबर बराबर है रियल में। नीर से नहीं, दिस नॉमिनल से नहीं होता है, रियल से बराबरी आ जाती है, पीपीपी बराबर है। देन इपिटमी ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें पार्टिसिपेंट कंट्री कमिट करती थी कि हम कन्वर्ट करेंगे फ्रीली करेंसी को गोल्ड पे फिक्स्ड प्राइस पे। पैक्ड एक्सचेंज रेट में हमने एक सेट ऑफ करेंसी लिया, पॉलिसी वेरिएबल चेंज्ड बाय ऑफिशियल एक्शन। पैक्ड एक्सचेंज रेट इज अ पॉलिसी वेरिएबल एंड मे बी चेंज्ड बाय ऑफिशियल एक्शन, जैसे कि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट से हो रहा है, वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन हो रहा है सरकार खुद कर रही है। क्लीन फ्लोटिंग में एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड विदाउट एनी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, क्लीन फ्लोटिंग हो रही है। मैनेज्ड फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक उसको थोड़ा इंटरवीन कर रहा है। ओपन इकोनॉमी एंड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड इज इक्वल टू डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। डिमांड जो है डोमेस्टिक गुड्स का वो इक्वल है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स में ओपन इकोनॉमी में, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर स्मॉलर देन इट्स क्लोज इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, बिकॉज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉल होती है फॉरेन गुड्स में। एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस डिमांड जो होती है, हमने दो टाइप पढ़ी थी, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिव। Smaller increase in output compared to a closed economy. It also result in deterioration of the trade balance. Increase in foreign income leads होता है export, increase domestic output और इससे trade balance improve होता है. Trade deficit need not be alarming if the country invests the borrowed fund yielding a rate of growth higher than the interest rate. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है trade deficit है तो वो खराब है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम borrowed fund जो है उससे growth higher than interest rate है तो it is good. इंटरेस्ट रेट को हम कंपनसेट कर लेंगे बिकॉज ग्रोथ रेट 8 है, इंटरेस्ट रेट 4 है, ओवरऑल 4 का फायदा है, तो ट्रेड डेफिसिट एज सच इज नॉट बैड। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ओपन इकोनॉमी, करंट अकाउंट डेफिसिट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होते थे, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट है, परचेजिंग पावर पैरिटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फिक्स्ड, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, मैनेज्ड फ्लोटिंग जैसे इंडिया में है, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट एंड ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। सो दिस इज अवर चैप्टर। देन फिर ये अपेंडिक्स है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट द इंडियन एंटरप्राइज का। ओके, देन दिस इज द एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस, गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड इस बुक को एक बार फिर से देखना है एंड दिस विल लास्ट रिवीजन के टाइम पे, दिस विल एक्चुअली वर्क। ये है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंडियन एक्सपीरियंस का है। इंडिया में क्या हुआ, हम इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक डेवलपमेंट के साथ हमने इवॉल्व किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में हमने ब्रेटन वुड को फॉलो किया। इंडियन रुपी पैक्ड था पाउंड स्टर्लिंग से बिकॉज हमारे ब्रिटेन से लिंकेजेस थे। जैसे बहुत सारे जो हिस्ट्री आप यहाँ की देखो अफ्रीका की, तो उन्होंने फ्रेंच फ्रैंक से अपना पैक किया था, तो हमने बिकॉज ब्रिटेन से लिंकेजेस थे तो पाउंड स्टर्लिंग किया। मेजर डेवलपमेंट डिवैल्यूएशन का आया रुपी 36.5% 66 में। ब्रेकडाउन हुआ ब्रेटन वुड सिस्टम का, डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ यूके एंड इंडिया ट्रेड हुआ, तो रुपी को हमने डीलिंग कर दिया पाउंड स्टर्लिंग से। 75 से 92 के पीरियड में एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी ऑफिशियली डिटरमाइन आरबीआई करती थी, नॉमिनल बैंड ऑफ +-5%। वेटेड बास्केट ऑफ करेंसी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से हम रुपी का वैल्यू सेट करते थे, तो ये फिक्स्ड रेट था। आरबीआई ने इंटरवीन करती थी डे टू डे बेसिस में अपने रिजर्व से और इस ब्रैकेट में उस करेंसी को रखती थी, रिजर्व को। एक्सचेंज रेट रिजीम ऑफ दिस पीरियड कैन बी डिस्क्राइब एज एडजस्टेबल नॉमिनल पैग विद द बैंड। एक बैंड में रखना है, पैग किया है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर करेंसी के साथ, एडजस्टेबल नॉमिनल पैग विद द बैंड। 1990 आया, सिग्निफिकेंट राइज हुआ ऑयल प्राइसेस का, सस्पेंशन ऑफ रेमिटेंस गल्फ रीजन से हुआ बिकॉज गल्फ क्राइसिस हुआ तो हमारे पास पैसे कम पड़ गए। डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हुआ, सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आया 1991। ड्राइंग अप ऑफ एक्सेस कमर्शियल बैंक हुआ, हमारे बैंक के पास पैसे नहीं बचे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मेड फाइनेंसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट डिफिकल्ट।
इंडिया की फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत रैपिडली फेल हुआ और केवल इतना ही था हमारे पास, इतना पैसा बचा था 1991 में, इतना, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे। तो आज प्रेजेंट में तो काफ़ी अप हो गया है, लॉकडाउन और उसके बाद अभी और अप हो गया है 2020 में। करंट हमारा दिस कितना है बैलेंस, आप बताओ आज की डेट में। दिस फॉरेक्स अपार्ट फ्रॉम मेजर लाइक सेंडिंग गोल्ड अब्रॉड, कर्टेलिंग नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट, फिर हमने कटौती किया, अप्रोचिंग द IMF, मल्टीलेटरल बायलेटरल सोर्सेस पहुंचे, स्टेबलाइज किया, रिफॉर्म्स लेके आए, 2 स्टेप डिवैल्यूएशन किया, रुपी को डिवैल्यू किया बिकॉज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है। 1992 में लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम आया, लम्स इन्वॉल्विंग डुअल एक्सचेंज रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इस सिस्टम में 40% जो एक्सचेंज अर्निंग है वो सरेंडर किया एट एन ऑफिशियल रेट डिटरमाइंड बाय RBI और 60% कन्वर्ट किया मार्केट डिटरमाइंड रेट में। तो ये डुअल एक्सचेंज रेट आया। डुअल रेट्स को कन्वर्ज किया फ्रॉम March 1, 1993। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में, जो फाइनली अचीव होगा 1994 में इस आर्टिकल 8 ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द IMF के अंदर। एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी अब मार्केट डिटरमाइंड हो गई। रिजर्व बैंक इंश्योर करता है ऑर्डरली कंडीशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की थ्रू सेल्स एंड परचेज। तो हमारे यहाँ दिस कन्वर्टिबिलिटी अचीव हुआ। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है या नहीं है, दिस यू आंसर। कैपिटल करंट तो यहाँ पे है। सो दिस इज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंडियन एक्सपीरियंस। सो दिस इज नाउ द चैप्टर, और इसके साथ जो बहुत बेसिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हम कंप्लीट करते हैं 9th 10th 11th एंड 12th। अब जस्ट गो थ्रू इट। ये NCERT बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत एक बार रीड करेंगे सब समझ में आ रहा है। सो जस्ट गो थ्रू इट। अब हम आगे एडवांस्ड इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।